मौर्योत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल को सामाजिक परिवर्तनों एवं समन्वय का युग कहा जा सकता है। उत्तर भारत दक्षिण से जुड़ने लगा और सांस्कृतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में परिबद्ध होने लगा। इस काल में न केवल विविध जातियों और धर्मावलंबियों का भारतीय समाज में विलीनीकरण संभव हुआ, बल्कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, अपितु सातवाहन और कुषाणों के राजनीतिक संगठन में केंद्रीकरण का भाव स्पष्ट नहीं था, जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। इन दोनों ही राजवंशों के शासकों ने कई छोटे छोटे राजाओं से सामंती संबंध स्थापित किए थे। सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। पहले राजाओं से देवता की तुलना की जाती थी, किंतु अब राजाओं की तुलना देवताओं से की जाने लगी। जैसे सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है और कुषाण राजाओं को देवपुत्र कहा गया है। राजाओं की इस दैवीकरण से उनकी सत्ता एवं उनके नियंत्रण में कोई वृद्धि नहीं हुई। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध श्रमणों को राजस्व एवं प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। प्रशासन की सुविधा के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन काल के पदाधिकारियों में भांडारगारिक अर्थात कोषाध्यक्ष, रज्जुक अर्थात राजस्व विभाग का प्रभुत्व, पनियधरक अर्थात नगरों में जल पूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, कर्मांतिक अर्थात भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला और सेनापति इत्यादि थे। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था, जो ग्राम शासन के लिए उत्तरदायी था। हाल रचित गाथा सप्तसती में ग्रामिक या ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। उसके अधिकार में 5 से 10 गांव होते थे। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा संचालित होता था। संभवतः ग्रामों और निगमों को स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि कुषाण राज्य में विषय तथा मुक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयां होती थीं, जबकि कुषाण लेखों से पहली बार ज्ञात होता है कि दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारी विद्यमान थे। संभवतः वे सैनिक अधिकारी थे। साम्राज्य सैनिक शक्ति के आधार पर स्थापित हुआ था, इसीलिए वह स्थायी नहीं रहा। मौर्योत्तर कालीन समाज। सातवाहन कालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था, क्योंकि सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस समय तक अनेक नई नई जातियां व्यवसायों के आधार पर संगठित होने लगी थीं। इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों और यवनों का भारतीय संस्कृति में समाहित होना था, क्योंकि अनेक शकों के नाम भारतीय नामों की तरह थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन आदि। यद्यपि सातवाहन शासकों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था, किंतु इस समय अंतरजातीय विवाह होते थे।
शातकर्णी प्रथम ने अंगकुल की महारथी अर्थात क्षत्रिय की पुत्री नागनिका से और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। कभी कभी वे शासन के कार्यों में भी भाग लेती थीं। सातवाहन शासकों के नाम का मात्र प्रधान होना एवं धार्मिक कार्यों में पति के साथ स्त्री का भाग लेना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। सातवाहन शासकों का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक एवं बौद्ध धर्म की संपन्नता का काल था। शातकर्णी प्रथम ने अनेक वैदिक यज्ञों का आयोजन किया था और इस अवसर पर उसने गाय, हाथी, भूमि इत्यादि दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मणों को दान किया था। उसने अपने पुत्र का नाम वेदश्री रखा और साथ ही संकर्षण, वासुदेव, इंद्र, सूर्य आदि की पूजा की। हाल रचित गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है। गौतमी पुत्र शातकर्णी को वेदों का आश्रय कहा गया है। सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए सातवाहन कालीन दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। इस क्रम में स्तूप, बोधि वृक्ष, बुद्ध के चरण चिन्ह, धर्मचक्र, त्रिशूल, बुद्ध तथा अन्य बड़े संतों के धातु अवशेषों की पूजा अर्चना की जाती थी। मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। इस काल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। इन बदलावों का मूल कारण क्रमशः छोटे छोटे राज्यों का उदय होना, राज्यों का आपस में संघर्षरत होना और मौर्यों की तरह विशाल अधिकारी वर्ग का ना होना रहा है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के बावजूद भी मौर्योत्तर काल नागरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस काल में सैकड़ों की संख्या में नगरों का उदय हुआ, जिसकी बुनियाद बौद्ध युग में पड़ गई थी। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। मौर्यों की तरह कृषि इस काल में राजकीय उद्यम नहीं रहा, लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व की अवधारणा अब भी मौजूद थी। राजा के द्वारा भूमि दान दिए जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल में दिखाई पड़ता है, लेकिन भूमि दान के बावजूद राज्य राजस्व पर से अपना दावा नहीं छोड़ता था। कुषाणों के समय भू राजस्व के स्थायी दान अर्थात अक्षय नीवी की परंपरा की शुरुआत हुई, जो गुप्त काल में जाकर और विस्तृत हो गई। इस काल में राज्य के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबंध करने के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसके साक्ष्य हमें रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने तालाबों का निर्माण करवाया था। कर का निर्धारण एवं वसूल करने वाले अधिकारियों आदि की स्पष्ट जानकारी इस काल में नहीं मिलती है। ईसा पूर्व और ईसा की सदी के प्रारंभ में व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा व्यवस्था के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर में हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। वस्तुतः सोने एवं चांदी के सिक्के दैनिक जीवन में प्रयुक्त नहीं होते थे, इसीलिए दैनिक जीवन के उपयोग के लिए कुषाणों ने तांबे के सिक्के चलाए। यद्यपि कुषाण शासकों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। उद्योग एवं शिल्प। प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में शिल्पों में विविधता के लिए जाना जाता है। चीनी रेशम के आयात से देश में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन मिला। मौर्योत्तर काल में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास भी हुआ। प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने व्यापारिक नियम होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन्हें राजा की ओर से मान्यता प्रदान की गई थी। वे बैंकों की तरह कार्य करते थे। नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कारशापण की एक अक्षय नीवी अर्थात स्थायी निवेश की पूंजी 1% मासिक ब्याज की दर पर जमा की गई थी।
व्यापार। मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। फलतः भारत को मध्य एशियाई देशों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत का व्यापारिक संबंध रोम से भी था, क्योंकि प्लिनी कहता है कि भारतीय वस्तुओं के बदले रोमन साम्राज्य भारी मात्रा में बुलियन भारत को दे रहा है। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे इन्हें भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। इस काल में पश्चिम एशिया से खजूर और घोड़ा, श्रीलंका से मसाला, चीन से रेशम और इथोपिया से हाथी दांत आदि का आयात किया जाता था। यहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, सूती वस्त्र, हाथी दांत के सामान इत्यादि सम्मिलित थे। मौर्योत्तर कालीन कला। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। इस काल में धनी व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों एवं शासकों द्वारा कला को प्रश्रय प्रदान किया गया और साथ ही स्मारक, स्तूप, गुहा मंदिर या चैत्य एवं विहार का निर्माण संभव हुआ। सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन में अत्यंत कुशलता के साथ ठोस चट्टानों को काटकर अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। इस समय चैत्य बौद्धों के मंदिर के रूप में तथा विहार भिक्षु निवास के रूप में उपयोग होता था। इस काल का सबसे प्रसिद्ध चैत्य कार्लिका है। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का उदाहरण है। वस्तुतः विहार चैत्यों के पास बनाए गए। उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। नासिक में 3 विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें नहपान और गौतमी पुत्र के अभिलेख हैं, जबकि कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में अमरावती और नागार्जुनी कोंड के स्तूप प्रसिद्ध हैं। नागार्जुनी कोंड सातवाहनों के उत्तराधिकारियों के काल की सर्वोत्कृष्ट कला थी। यहाँ पर बौद्ध स्मारक ही नहीं, बल्कि सबसे पुराने ईंट के बने हिंदू मंदिर भी हैं। जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का प्रादुर्भाव किया। वस्तुतः यह कला शैली मथुरा शैली के नाम से विख्यात हुई। कालांतर में कुषाणों के संरक्षण में यह शैली और भी विकसित हुई। केवल मथुरा से इस शैली के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मूर्तियां, आयाक पट्ट आदि, जो कुषाण कालीन है, जिससे जैन धर्म के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनती थीं। यह कला आदर्शवादी थी। सारनाथ की खड़ी बौद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य से उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक और शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों में शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का तरीका यूनानी था। प्रारंभिक बुद्ध मूर्तियों का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता था। इसी काल में विंध्य से दक्षिण में अनेक स्थानों से सुंदर कलाकृतियां पाई गईं। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर सुंदर गुफाएं बनाई गईं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंड और अमरावती बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुए। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए गए हैं। मौर्योत्तर काल में चित्रकला के सबसे अधिक प्राचीन उदाहरण अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 में मिलते हैं। गुफा संख्या 9 में क्रमशः 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि गुफा संख्या 10 में जातक कथाएं अंकित हैं। इस काल की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित थी। मौर्योत्तर कालीन साहित्य। इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था, जिसका प्रमाण हमें ऐसे कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के रूप में स्पष्ट होते हैं। जैसे पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर टीका है। अश्वघोष रचित सौंदरानंद
बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के एक विहार में प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः इसी समय सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति ईसा पूर्व 2री सदी से ईसा की 2री सदी के मध्य लिखी गई। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।